हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का लीनियर इनक्वालिटी रैखिक असमीका एक्सरसाइज 12.5। अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एक से एक्सरसाइज क्या ना, एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 12 तक, और 12.1 का कंप्लीट करके 1.5 तक पहुंच गए हैं। देखो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो अब क्वेश्चन नंबर क्या ना, एक्सरसाइज 12.5 में क्या करा है क्वेश्चन पहला में कि एक बिजली मिस्त्री को दो योजना के अंतर्गत, आसान क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझिए, समझ जाएंगे सभी लोग। क्या करा कि एक बिजली मिस्त्री को दो योजना के अंतर्गत नीचे दिए गए भुगतान हो सकता है। क्या 500 रुपया तथा 70 रुपया प्रति घंटा, 120 रुपया प्रति घंटा करा। यदि काम में x घंटा लगाता है तो x के लिए मानों के लिए योजना प्रथम अच्छा है या सेकेंड। इसका अर्थ यह हुआ क्या ना कि एक बिजली मिस्त्री है, उसको दो प्रकार की स्कीम बताया जा रहा है। पहला स्कीम यह बताया जा रहा है कि उसको 500 रुपये एडवांस में मिलेगा और हर घंटे कितना मिलेगा, 70 रुपये। ये पहला योजना है। फिर उसको दूसरा योजना बताया जा रहा है कि हर घंटे उसको 120 रुपये मिलेगा। तब मिस्त्री को समझना है कि कौन सा काम अच्छा है, पहला अच्छा काम है या दूसरा वाला योजना अच्छा है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग देखो ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या ना, सॉल्यूशन में मान लेते हैं, माना मिस्त्री द्वारा कितना घंटा काम करता है, माना x घंटा काम करता है। कौन काम करता है? मिस्त्री x घंटा काम करता है। तो प्रथम योजना अनुसार, तो प्रथम योजना अनुसार क्या उसको बताया जा रहा है, इसको क्या ना 500 रुपया दिए मिलेगा और प्लस साथ में उसको 70 रुपया प्रति घंटा मिलेगा। ये प्रथम योजना है। प्रथम योजना अनुसार दूसरे योजना अनुसार उसको बताया जा रहा है कि हर घंटे कितना मिलेगा, 120 रुपया मिलेगा पर घंटा। हर घंटे कितना मिलेगा, 120 रुपया। ये प्रथम योजना है, ये दूसरी योजना है। अब मिस्त्री को समझना है कि प्रथम योजना मेरे लिए अच्छा है या दूसरी योजना अच्छा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं केस फर्स्ट। तो एक केस, दो केस में बनेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यदि प्रथम योजना अच्छा हो, तब यदि प्रथम योजना क्या हो, अच्छा हो, तब प्रथम योजना क्या है, यह प्रथम योजना कब अच्छा होगा, 500 प्लस में 70x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 120x ए। तब प्रथम योजना अच्छा, मतलब ये ज़्यादा अर्न हो किससे, इससे। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन में लिख दिए। अब इसको आप हल कर लो। तो हल करने के लिए क्या करो ना, 500 रहने दो और ग्रेटर देन इक्वल टू 120x, इसको धर ले जाओ तो माइनस में 70x ये आ गया। फिर 500 और ग्रेटर देन इसको घटा लो तो यहाँ मिल जाएगा कितना, 50x ये आ गया। अब क्या करें, यहाँ पे हल क्या लेते हैं, ध्यान देंगे। अब ये ना 50 को बटा में भेज दो, तो 500 बटा में 50 बराबर, फिर क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू x ए। अब इसको काट दो, 0 0 और 10 50 10, तो 10 ग्रेटर देन इक्वल टू x ये आ गया। तो x का मान क्या है ना कि अगर 10 से छोटा, मतलब 10 से छोटा x का मान होगा, मतलब यदि मिस्त्री क्या ना, अगर आपका क्या ना, कौन सा, बिजली मिस्त्री, देखो यदि बिजली मिस्त्री 10 घंटा से कम काम करने पर योजना प्रथम अच्छा होगा। तो योजना प्रथम अच्छा कब होगा, यदि एक 10 घंटा से कम काम करता तो मिस्त्री को कौन सा योजना अच्छा होगा, प्रथम योजना अच्छा होगा। अब केस नंबर सेकेंड चल दीजिए, तो लिख देंगे केस सेकेंड। यदि योजना दूसरा, योजना प्रथम, यदि योजना दूसरा अच्छा हो, तब
यदि योजना क्या हो, दूसरा अच्छा हो, तब क्या करो, तो दूसरा योजना अच्छा हो तो लिख देंगे 500, सॉरी ये दूसरा योजना कितना है, दूसरा योजना 120, तो 120 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 प्लस में 70x। अब आप इसको हल कर दो, 120 से इसको इधर लाओ माइनस में 70 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 500। अब आप इसको हल कर लो, कितना आ जाएगा 10x ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो काट देंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना मिलेगा 10। लो, अगर x का मान, अगर मिस्त्री 10 घंटे से ज़्यादा काम करता है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, x का मान 10 से ज़्यादा होना चाहिए, तब योजना क्या ना अच्छा है, दूसरा अच्छा है। अगर मिस्त्री 10 घंटा से अधिक काम करता है तो योजना कौन सा अच्छा होगा, सेकेंड अच्छा होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या, पहला, जो हम लोग आसानी से समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो इसको नोट करो, फिर देखते हैं सेकेंड। क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा तीसरा ये सेम क्वेश्चन है, तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर पहला का और दूसरा का पहला भी, दूसरा उसी प्रकार है, तीसरा भी वैसी है। क्या करा ने, रवि ने पहले दो एक एक परीक्षा में कितना 70 और 75 अंक प्राप्त किए, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी परीक्षा में पाकर कितना 60 अंक न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। सो तो इसको सॉल्यूशन में क्या कर दो, यहाँ पे ध्यान दो, पहले लिख लीजिए क्या ना कि रवि प्रथम परीक्षा में अंक कितना लाता है, 70 अंक लाता है, कितना 70 अंक। फिर लिख दो रवि दूसरे परीक्षा में अंक कितना लाता है, 75 लाता है, 75 ला। फिर कह रहा क्या ना, वह न्यूनतम अंक ज्ञात के जो तीसरे परीक्षा में, तो यहाँ मान लीजिए क्या ना, माना रवि तीसरे परीक्षा में अंक कितना लाता है, x अंक लाता है। तो कै परीक्षा देता है, 3 परीक्षा देता है, मतलब 3 पेपर देता है, और ये 2 पेपर दिया और तीसरा पेपर में कितना मार्क्स लाए कि उसका अंक कितना हो जाए, 60 अंक न्यूनतम हो जाए, कम से कम 60 अंक आ जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तीनों परीक्षा लिख लिए। अब आप निकाल लो औसत, क्या निकाल लीजिए, औसत। तो औसत हम लोग जानते हैं सभी अंकों का योग 70 और प्लस में 75 प्लस में x, कै पेपर दिया, 3 पेपर, डिवाइड 3। अब लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार औसत कितना करा, न्यूनतम 60 करा। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे 70 प्लस में इसको आप जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 7 7 14 145 प्लस x बटा 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू औसत कितना होना चाहिए, 60 अंक। तो इसको लिख देंगे न्यूनतम, तो इस तरह से लिखते हैं, राइट। यहाँ पे इसका मतलब ये होता औसत। अब इसको आप हल कर लो, यहाँ पे 145 और 145 प्लस 1 तिरछा गुना कर दो तो क्या आ जाएगा, छोटी 18 180। अब क्या करें, x ग्रेटर देन इक्वल, इसको उधर ले जाओ, 180 माइनस में 145, तो यहाँ हल क्या लेते, x ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इसको हल करो तो यहाँ पे हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, और 35, ये मिल जाएगा 35। अगर रवि तीसरे परीक्षा में लिख दो, यदि रवि तीसरे परीक्षा में 35 न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करने पर लाने पर कितना प्राप्त कर लेगा, 60 अंक, 60 अंक का औसत, न्यूनतम औसत, 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त करेगा। बस यही हो गया। तो उसको रवि को कितना लाना है, तो 35 मार्क्स से अगर अधिक लाया तो 60 मार्क्स से अधिक होगा। अगर 35 मार्क्स लिया है तीसरा पेपर में तो कितना मार्क्स हो जाएगा उसका, 60 मार्क्स हो जाएगा, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या, दूसरा भी इसी प्रकार है, आप खुद से बना लेंगे। अब आपको समझाते क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको नोट करते फिर देखते हैं थर्ड।
तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेकेंड के जैसा। थर्ड में क्या करा है, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षा देना पड़ता है। एक व्यक्ति है, ग्रेड ए पाने के लिए क्या परीक्षा देना पड़ता है, 5 परीक्षा देना पड़ता है। अब प्रत्येक कितना में से 100 में से है, और 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। मतलब ग्रेड ए पाने के लिए उसमें 100 में से कितना अंक चाहिए, उसको 90 अंक चाहिए, तभी वो 90 अंक या 90 से अधिक अंक प्राप्त हो, तभी वो क्या ना ग्रेड ए पा सकता है। फिर करा यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षा के, एक लड़की है उसने कै परीक्षा दे दी, 4 परीक्षा दे दी, तो 4 परीक्षा के प्राप्तांक तो लिख लो यहाँ पे सॉल्यूशन में, लिख सकते हैं यहाँ पे सुनीता के प्रथम परीक्षा में अंक, प्रथम परीक्षा में कितना प्राप्त करती है 87। फिर सुनीता के दूसरे परीक्षा में, दूसरे परीक्षा में अंक कितना प्राप्त करती है 92। फिर सुनीता तीसरे परीक्षा में अंक कितना प्राप्त करती है 94। फिर सुनीता चौथे परीक्षा में कितना मार्क्स प्राप्त करती है, तो 95 मार्क्स प्राप्त करती है। और फिर कहाँ मानना पड़ेगा, माना सुनीता पांचवे परीक्षा में अंक कितना प्राप्त करती है, x अंक प्राप्त करती है। ये हम लोग को करा कि 5वीं न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए कि जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उसके पाठ्यक्रम ग्रेड ए पा जाएगी। तो 4 परीक्षा दी, उसमें से क्या ना अंक हम लोग को पता हो गया। अब करा कि 5वीं परीक्षा में कितना मार्क्स लिया है कि वो सुनीता क्या ना ग्रेड ए पा ले। तो ग्रेड ए पाने के लिए औसत अंक कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो ये 5वां परीक्षा मान लिए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं औसत। तो औसत का सभी जानते हैं, एवरेज निकालने के लिए सभी को ऐड कर दो, 87, 92, 94 और प्लस 95 प्लस x, अब बटा में क्या 5, ये हो गया। अब लिख दो क्या ना, इसको जरा सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करेंगे, 5 4 9 और 9 2 11, 11 7 कितना हो गया 11 और 7 18, 18 के 8 बाकी 1। फिर यहाँ पे 10 10 और 9 9 मतलब 19 19 और 9 29, 29 8 कितना हो गया 29 और 8 हम लोग जोड़ लेंगे तो ये आ गया 37 और ये आ गया 37। अब प्लस में x बट्टा में क्या आ गया 5। इस तरीके से हम, तो देखो ये आपका जाएगा 368 जी, सॉरी, तो ये 36 आ जाएगा, इतना आ गया। अब क्या करो ना यहाँ पे, अब ये औसत मिल गया, औसत हो गया। अब हम लोग क्या ना चल दीजिए प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार क्या करा है, इसका क्या ना न्यूनतम कितना होना चाहिए, न्यूनतम अंक ज्ञात। ग्रेड ए पाने के लिए, ग्रेड ए पाने के लिए न्यूनतम कितना अंक चाहिए आप 90। तो इसको लिख सकते ऐसे 368 प्लस में x/5 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 90। ए लिख दो। ग्रेड ए पाना, ग्रेड ए पाने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए 90 अंक होना चाहिए, तो औसत 90 होना चाहिए, 90 लिख देंगे। अब इसको जरा सॉल्व कर दो, 368 प्लस x ग्रेटर देन, इसको गुना कर 9 पचे 45, 500 450, ये आ गया। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 45, मतलब आपका क्या ना 450, इसको ले जाओ माइनस में 368, अब ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ घटा लो, तो ये घटाएंगे तो मिल जाएगा 2, और यहाँ घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 8, नहीं 8, ये आ गया। तो देखो तो ये मिल गया 8, 82, क्या मिल गया 82। तो उसको न्यूनतम सुनीता को कम से कम कितना मार्क्स लाना पड़ेगा थर्ड पेपर, 5वें पेपर में 82 अंक। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि सुनीता को 5वें अंक में, 5वें परीक्षा में कितना मार्क्स लाना पड़ेगा 82 मार्क्स लाना पड़ेगा, कम से कम 82 मार्क्स होना चाहिए, 82 मार्क्स से अधिक होना चाहिए, तभी वो क्या ना ग्रेड ए पा सकती है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या 13। अब हम लोग तीसरा, अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर इसका चौथा।
तो क्वेश्चन नंबर क्या ना समझेंगे 4 में करा 45% अम्ल के 100 क्या ना 1125 लीटर बिलियन में कितना पानी मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण क्या ना अम्ल कितना परसेंट हो जाए 25% से अधिक और 30% से कम हो जाए। सो इसका अर्थ देखो क्या ना आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, इसको ग्राफ मेथड से समझाते हैं। क्या ना ये आप यहाँ पे अम्ल ले लो, ये अम्ल है, ये कितना लीटर अम्ल है तो आपका 1125 लीटर क्या बिलियन है, और इस बिलियन में कितना अम्ल पाया जा रहा है 45% अम्ल है 45% क्या है अम्ल एसिड है। अब इसमें क्या ना पानी मिलाया जाता है, मान लेते हैं इसमें क्या ना पानी x लीटर पानी को क्या कर दिए हम लोग मिला दिए, x लीटर पानी को क्या कर दिए इसमें मिला दिए। मिलाने के बाद क्या ना ये आपका क्या ना ये आपका बिलियन कितना हो गया बढ़ गया, कितना हो गया 1125 प्लस में x लीटर लीटर क्या बन गया बिलियन। सो फिर से समझते हैं, बड़ा आसान है। क्या ना 1125 लीटर बिलियन है, उसमें एसिड कितना पाया जा रहा है 45% एसिड। अब इस एसिड में क्या ना पानी मिलाते हैं, कितना पानी मिला दिए x लीटर, मान लिए कि x लीटर पानी मिलाते हैं। तो अब मिलाने के बाद ये आपका बिलियन कितना बन गया 1125 प्लस x लीटर आपका क्या बन गया बिलियन बन गया। और उतना ही पानी मिलाना जो 25% से क्या हो अधिक अम्ल हो, कितना परसेंट से 25% से। तो अब ध्यान दें 25% से, तो यहाँ पे तो 1125 प्लस x में क्या ना इतना में कितना उतना ही पानी मिलाओ जितना क्या हो 25 का 25% क्या हो अम्ल 25% अम्ल से क्या हो अधिक हो। और ये कौन ये वाला अम्ल 1125 लीटर क्या ना बिलियन का अम्ल 25 लीटर में क्या ना अम्ल कितना परसेंट है 45% अम्ल है और यह बढ़कर 25% से क्या हो अधिक हो और 30% से 1125 प्लस x लीटर में क्या ना कितना से 30% अम्ल से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। सो फिर से इसमें उतना ही पानी मिलाइए कि पानी मिलाते मिलाते क्या हो 25% से अधिक अम्ल हो और 30% से क्या हो कम हो। इसको तो इस प्रकार से इसको हल करते हैं। अब देखो लिख दो 1125 प्लस x और 25% अम्ल को क्या लिख सकते हैं ऐसे 25/100 लिख सकते हैं जी, लेस देन इक्वल टू 1125 इंटू एक क्या हो जाएगा 45/100 और ये हो गया लेस देन इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1125 प्लस x इंटू कितना 30/100 ये हो गया। अब यहाँ से क्या ना अब इसको सॉल्व करना है कि कितना पानी यहाँ मिलाया जाए कि क्या हो जाए 25% से अधिक अम्ल हो और इस धर कितना पानी मिलाया जाए कि ये इसमें कि कितना 30% से क्या हो कम हो। तो दो केस में बनेगा। तब हम लोग कर चल सकते हैं केस क्या केस फर्स्ट से 1125 प्लस x इंटू 25/100 लेस देन इक्वल टू क्या 1125 इंटू 45/100 ये पहला केस चल सकते हैं। तो 100 क्या हो गया कट गया 5 × 25 और 9 × 45 ये हो गया। अब इसको जरा सॉल्व कर ले तो सॉल्व करे कहाँ लिख दे और यहाँ पे तो स्पेस नहीं है तो इसको नोट करो फिर इसको सब करके बिताते हैं। तो अब देखो क्या ना एक क्वेश्चन को ही इसमें मिटा लेते हैं, ध्यान दो। अब इसको हल कर लो। अब यहाँ पे क्या ना इसको 5 से काट दो जी, इसको जब 5 से काटेंगे तो क्या मिल जाएगा ना 225 ये आ जाएगा। अब ये बच गया यहाँ पे 11
125 प्लस में x और बट लेस दैन इक्वल टू, इसको आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2025, ये आ जाएगा 225 गुना 9 तो क्या आ जाएगा 2025, ये मिल गया। अब क्या करो x लेस दैन इक्वल टू, इसको धर ले जाओ 2025 माइनस 1125। अब इसको घटा दीजिए, क्या कर देंगे अब इसको घटा दो, तो इसको घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 900। तो 900 लीटर से कम पानी मिला है तो विलयन कितना हो जाएगा 25% से अधिक होगा। तो इसमें कम से कम कितना 900 लीटर, तो 900 लीटर से कम, तो इसको मिटा ले, तो इसको लिख सकते हैं 900 लीटर पानी मिलाने पर 900 लीटर अगर पानी मिला दे तो अम्ल क्या हो जाए 25% से अधिक होगा 100। अगर ज़्यादा मिला दें कम से कम कितना होना चाहिए 925 लीटर। अब केस सेकेंड चल दीजिए, अब लिख दे यहाँ पे केस सेकेंड से, लिख दे यहाँ पे केस सेकेंड से, तो केस सेकेंड से ये दोनों केस ले लो, क्या यहाँ पे यहाँ ले लो 1125 गुना कितना 45/100 लेस दैन इक्वल टू, और यहाँ 1125 प्लस में x इंटू में कितना 3/100, 100 काट दो। अब एक कटेगा 9 पचे 45 और 6 पचे 30, एक कट गया जी, 6 पचे 30 और 9 पचे 45, 6 पचे 30। अब ये 3 तिया 9 और 1 3 दूना 6, एक कट गया। अब आप इसको गुना कह लो, तो जब आप इसको गुना करेंगे ना तो ये आपका गुना करेंगे तो 5 तिया 15, ये मिल जाएगा, और 3375 ये मिल जाएगा जब आप इसको गुना करेंगे तो। फिर लेस दैन इक्वल टू, इसको आप गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 2, ये मिल जाएगा प्लस में 2x, ये आ गया। अब क्या करो यहाँ पे तो 3375 माइनस में 2250 और लेस दैन इक्वल टू कितना 2x, ये हो गया। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान दो। अब इसको जरा घटा लो, तो इसको आप घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 1125 लेस दैन इक्वल टू 2x। अब ये 1125 बाई 25/2 लेस दैन क्या x। अब यहाँ घटा लीजिए, ये काट लो, तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 562.5 लेस दैन इक्वल टू x, ये मिल जाएगा आपका। जब इसको कट करेंगे तो इतना, अगर इतना से अधिक मतलब आपका क्या ना 562.5 लीटर पानी मिलाने पर अगर 562.5 लीटर पानी अधिक मिलाने पर कितना हो जाएगा 30% से कम अम्ल हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट करते हैं 4। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्या ना 5वां क्वेश्चन, और 5वां में क्या करा कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना त्रिभुज का सबसे छोटी भुजा कितना x सेंटीमीटर है। तेरा सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा का कितना गुनी है 3 गुनी है, तो लिख दीजिए त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा कितना हो जाएगा 3x सेंटीमीटर। फिर करा तथा तीसरी भुजा, तो त्रिभुज का तीसरी भुजा क्या ना बड़ी भुजा क्या है 3x, कितना 2 सेमी कम है, 2 सेमी कम है लो, तो 2 सेंटीमीटर कम है।
फिर से रिपीट करा। इसमें क्या ना क्वेश्चन में सबसे बड़ी भुजा छोटी भुजा का 3 गुना आता है। मान लिए कि ना सबसे छोटी भुजा x है, तो फिर सबसे बड़ी भुजा कितना होगा 3x हो गया। फिर करा तीसरी भुजा बड़ी भुजा से कितना कम है 2 सेंटीमीटर कम है, 2 सेंटीमीटर कम है, लिख दे। फिर करा छोटी भुजा का न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप कितना दिया न्यूनतम 60 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कितना न्यूनतम, न्यूनतम मतलब इस प्रकार दे दीजिए कितना 60, ये दिया हुआ न्यूनतम, न्यूनतम 60 सेंटीमीटर गिवन है। त्रिभुज का हम लोग क्या ना परिमाप जानते हैं, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो x प्लस में 3x प्लस में क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 60, ये लिख दे। त्रिभुज के क्या ना परिमाप से, त्रिभुज के परिमाप क्या होता है तीनों कोणों का योग सो होता है, और एक परिमाप दिया हुआ था, ये लिख दिए। अब यहाँ पे या आप समझ सकते हैं ऐसे, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस में 2, यह हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार से परिमाप दिया हुआ कितना 60, तो इसको जोड़ लो 6x 7, 7x माइनस 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, ये हो गया। अब इसको लिख सकते 7x ग्रेटर देन, इसको धर ले जाओ तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 62, तो ये मिल गया। सॉरी 61 है, हाँ गलती लिख देते हैं 61 है तो 61 ले लो, सॉरी, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 63। अब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 63 बाई क्या 7, तो x ग्रेटर दैन दिख नहीं रहा, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ चल दो, अब ये लिख दो, इसको डिवाइड कर दो, तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, एक कट गया, तो x ग्रेटर दैन, तो यदि x का मान, तो x का सबसे न्यूनतम छोटी भुजा की लंबाई कितना होगा 9 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको बोले कि सबसे बड़ी भुजा निकालो, तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 3x, तो 3x का मान आप निकाल चुके हैं 9 नोतिया 27, ये 27 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर अगर पूछ दिया ना तीसरी भुजा की भी लंबाई ज्ञात करो, तो यहाँ पे लिख दो क्या ना 27 में दूर सीधे घटा दो, तो क्या मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये हो गया इस प्रकार से। तो ये खुद से निकालेंगे, हम लोग खाली बोला था सबसे छोटी भुजा की लंबाई, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकाल ली। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते, क्वेश्चन नंबर क्या ना इसका 6, तो इसको नोट क्या लेते फिर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, करा 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं का ऐसे सभी युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल क्या ना 11 से अधिक हो। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या ना यह समझना पड़ेगा क्रमागत विषम संख्या, तो क्रमागत विषम संख्या का युग्म, तो क्रमागत विषम संख्या के युग्म क्या होता है कोई बताएंगे। क्रमागत विषम संख्या क्यों होता है x प्लस 2, वो कैसे सर जरा समझिए। विषम संख्या पहले बताओ, विषम संख्या क्या क्या होता है 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट। अब ये देखो विषम संख्या कितना का अंतर है, हमेशा 2 का अंतर है। क्रमागत मतलब होता है 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ये होता है क्रमागत, जो मतलब लगातार कंटिन्यू में। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे x प्लस में 2, ये होगा क्रमागत विषम संख्या। कैसे, अगर x का मान यहाँ 1 रखते हैं तो 1 1 कितना हो जाएगा 3, अपने आप हो जाएगा। यदि x का मान 3 रख देते हैं तो यहाँ 3 रखेंगे तो अपने आप 5 आएगा। लो
क्रमागत विषम संख्या का युग्म। युग्म मतलब जोड़ा होता है, एक क्रमागत विषम संख्या हो गया, और युग्म बोल दे मतलब पेयर बनाओ, ऐसा विषम संख्या बनाओ जो लगातार हो। तो देखो यही होता है एक्स एक्स प्लस 2। इसी प्रकार से कहेगा अब क्या ना, सम विषम संख्या बताओ। सम संख्या, सीधे बात, सम संख्या। तो सम संख्या क्या हो जाएगा, सम संख्या। तो सम संख्या भी होता है 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट। ये भी कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। तो इस ये क्या ना, सम संख्या का क्रमागत है पद है। ये असम संख्या क्या ना, क्रमागत संख्या है। सम क्रमागत संख्या ये लगातार है, जिसको बोलते हैं क्रमागत। अब इसका कहेगा क्रमागत युग्म बताओ। तो ये क्या ना, 2 4, फिर क्या लिख सकते हैं 4 6। ये देखो लगातार है, लगातार। इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स प्लस 2। तो एक्स प्लस 2, तो आपका विषम संख्या क्रमागत युग्म बोले या सम संख्या क्रमागत युग्म बोले, एक ही बात होता है। एक्स एक्स प्लस 2 सम संख्या के लिए भी है, और एक्स एक्स प्लस 2 विषम संख्या के लिए भी है। क्यों, क्योंकि ये भी 2 का अंतर हो जगह होता है, ये भी 2 का अंतर होता है। इसलिए अगर एक्स का मान यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रखें तो 4 अपने आप आएगा, अगर 4 रख दिए तो 6 अपने आप आएगा। इस तरह से तो यहाँ पे वही मान ली, क्रमागत विषम संख्या युग्म क्या होता है, एक्स एक्स प्लस 2। और अब इसको लिख दीजिए प्रश्न से, या प्रश्न के अनुसार से क्या करा कि योगफल क्रमागत विषम संख्याओं का ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल, एक योगफल x प्लस 2 योगफल क्या हो, 11 से अधिक हो, 11 से अधिक हो, ये लिख दिए। अब इसको आप सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा जी, 2x ग्रेटर देन, 2 को धर ले जाओ, 11 माइनस 2, तो 2x लेस देन, इसको घटा ले तो क्या मिल जाएगा 9। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको क्या कीजिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, काट दो 9/2, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे 4.5, ये मिल गया। अब एक 10 से कम क्रमागत विषम संख्या होना चाहिए, मतलब x का मान जो भी हो वो क्या होना चाहिए, 4.5 से अधिक होना चाहिए। किससे होना चाहिए, 4 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दो विषम क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या का युग्म। क्रमागत विषम संख्या का युग्म क्या हो जाएगा, x का मान जब भी रखना है क्या ना, 4.5 से अधिक रखना। तो 4.5 से अधिक विषम संख्या क्या होता है, 5 से शुरू होता है। तो यहाँ 5 रखेंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा 7। फिर अब यहाँ पे क्या रखेंगे 7, x का मान 7 रखो तो अपने आप क्या आ जाएगा 9। 9 के बाद क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, अगर 9 रखें तो कितना आ जाएगा 11। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोल दिया 10 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। तो लो, तो 10 से कम तो इतना ही होगा, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर क्या ना हम लोग कंप्लीट कर लिए 9। इस तरह से हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 7, नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी प्रकार है जैसे सीख देंगे। इसमें क्या करा, क्रमागत विषम संख्याओं का ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन में आपको लिखना पड़ेगा क्रमागत विषम संख्याओं का युग्म। क्रमागत विषम संख्या का युग्म क्या होता है, x x प्लस में 2, अभी अभी हम लोग समझे युग्म, ये लिख दिए। फिर करा जिनके दोनों संख्याओं क्या हो 10 से बड़ी होनी चाहिए, फिर और उनका योगफल 40 से कम हो। लो, अब ये प्रश्न से लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या योगफल, इसको जोड़े, मतलब x और x प्लस 2 को जोड़ें तो कितना जाए 40 से कम हो, 40 से क्या हो कम हो। लो ऐसे 40 से कम होना चाहिए, इस प्रकार से। अब इसको जोड़ दो तो क्या आ जाए 2x लेस देन इक्वल, इसको इन्हें घटाएंगे तो 38 आ जाएगा।
फिर x लेस दैन इजकल टू 38/2, तो x लेस दैन इजकल टू क्या आ जाएगा 19, दूनी 38, 19। तो x का मान क्या होना चाहिए 19 से कम होना चाहिए, और 19 से कम होना चाहिए, और यहाँ बोल दिया 10 से बड़ी हो। तो अब इसको लिख दीजिए विषम संख्या का युग्म, यहाँ पे लिख देंगे क्रमागत विषम संख्या का युग्म। तो क्रमागत विषम संख्या का युग्म क्या होगा, x का मान 10 से बड़ा बता विषम संख्या 11, 11 यहाँ रखेंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा 13, फिर क्या रखेंगे 13 तो ये अपने आप 15 हो जाएगा, फिर 15 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 17, 17 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 19, 19 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ना 21, लेकिन यहाँ पे बोल चुका क्या ना 19 से कम होना चाहिए, तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, तो इतना ही होगा पार्ट। तो इसमें आंसर क्या ना इतना ही रह जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 7। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 आपका 7 के जैसा है। 8 में क्या करा है कि क्रमागत सम संख्या का ऐसे सभी युग्म ज्ञात कर कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़ी हो तथा उनका योगफल 23 से क्या हो कम हो। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख दो क्रमागत सम संख्याओं का युग्म क्या होता है x प्लस 2 ही होता है, अभी अभी समझा है, सम संख्या हो या विषम संख्या वही होगा। अब इसका करा योगफल 23 से क्या हो कम हो, योगफल मतलब x प्लस में x प्लस 2, जब ये दोनों को जोड़ें तो रिजल्ट क्या होना चाहिए 23 से कम होना चाहिए। अब इसको आप सॉल्व कर दो तो 2x प्लस में 2 लेस दैन इजकल टू 23, तो 2x लेस दैन इजकल 23 माइनस 2, तो ये हो गया 2x लेस दैन इजकल टू घटा लो तो 21, तो x लेस दैन इजकल टू 21 बाई क्या आ गया 2, तो x लेस दैन इजकल टू क्या हो जाएगा 10.5 ये मिल गया। अब इसका पेयर बना लो, तो पेयर क्या ना 10.5 से कम होना चाहिए, और यहाँ रिजल्ट बता दिया 5 से बड़ा भी होना चाहिए। तो 5 से बड़ा क्या रखेंगे सम संख्या 6, तो क्या आ जाएगा 8 आएगा, नहीं 6 रखेंगे तो फिर क्या रख सकते हैं 8, 8 रखेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 10, बस इतना ही आंसर होगा। किताब में एक और दे दिया आंसर 10 और 12, ये भी आंसर दिया, लेकिन यह नहीं होगा, इतना ही आंसर होगा, राइट। किताब वाला आंसर मिस कर दिया है, इतना ही होगा आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको नोट करते लिखते हैं फिर 9 लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में करा किसी प्रयोग में नमक के अम्ल क्या करा नमक के अम्ल के 1 बिलियन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना है। इस सॉल्यूशन में क्या करा एक नमक है कि अम्ल के बिलियन को कितना डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस से क्या ना सेल्सियस को ए सी है ए लेस दैन 30 डिग्री सेल्सियस को 30 डिग्री से सेल्सियस को किसके 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना, ए भी लेस दैन है, लेस दैन इजकल टू मतलब सेल्सियस को क्या ना सेल्सियस को 30 डिग्री और 35 डिग्री क्या ना बीच में रखना है, के बीच में रखना है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए, क्या ना परिसर किसमें सेल्सियस से आपकी बदल दीजिए, किसमें फ़ारेनहाइट में बदल दीजिए। और सेंटीग्रेड में फ़ारेनहाइट के पैमाने पर परिवर्तन सूत्र, देखो परिवर्तन सूत्र दिया हुआ C बराबर परिवर्तन सूत्र C बराबर क्या दिया हुआ 5/9 और F माइनस में 32 फ़ारेनहाइट। फिर करा जहाँ C और F क्रमशः तापमान को अंश सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में निरूपित करती हैं। लो तो ये आपका सेल्सियस का सूत्र दिया हुआ, तो ये सेल्सियस फ़ारेनहाइट में बदलने का, तो ये लिख दो 30 डिग्री लेस दैन सेल्सियस को लिख दो यहाँ पे 5/9 और F माइनस में 32 लेस दैन इजकल टू 35। अब इसको क्या ना सेल्सियस से क्या बदल दे फ़ारेनहाइट में, कैसे फार्मूला पुट करके। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने के लिए क्या 9 को हटाएंगे, तो 9 को हटाने के लिए सभी तरफ क्या कर दो 9 से गुना कर दो, 9 से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा F माइनस 32 इंटू 9 लेस दैन 35
इंटू 9, 9 गुना कर देते, 9 9 कट गया और ये 9 तिया 27, ए मिल गया लेस दैन इक्वल टू, ए मिल गया 5, एफ माइनस 32 लेस दैन इक्वल टू 9 पचे 45 और 9 तिया 27, 27 और 4 31, ए मिल गया 331, ए मिल गया। अब क्या करें इसको यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे हल कर सकते हैं और ये गुना करने की जरूरत नहीं, आसान हो जाएगा। रुको और यहाँ तक क्या लिए कट गया। अब इसमें क्या ना बच गया ए, तो 30 गुना 9 लेस दैन 5, एफ माइनस में 32 और लेस दैन इक्वल टू क्या ना 35 इंटू 9 रहने दो। अब देखो कैलकुलेशन आसान रखने के लिए इसको गुना नहीं किए, अब ये 5 को हटाना पड़ेगा, तो 5 से ना सब में भाग दे दो, तो 5 से सब में भाग दे दिए। देखो तो 6 पचे 30 हो जाएगा, ये 5 5 कट गए, यहाँ बाज देंगे तो 7 पचे 35। अब यहाँ पे बताओ और 9 छक 54, तो ये यहाँ लिख देते हैं 54, ए 54 लेस दैन इक्वल टू एफ माइनस में 32 लेस दैन इक्वल टू 9 सत्ते 63 हो गया। अब क्या करो, एफ के फ़ारेनहाइट बदलने के लिए -32 को हटा दो, तो -32 हटाने के लिए क्या ना, अब +32 को सब तरफ जोड़ लो, एफ माइनस -32 सब में 32 को क्या कर दो जोड़ दो, और प्लस में 32 जोड़ दिए, तो जोड़ेंगे तो 6 और 8 8 हो जाएगा और 86 लेस दैन इक्वल टू 32 32 कट गया, एफ लेस दैन इक्वल टू इसको जोड़ो तो 5 और 9, ये आ गया 95। दो ये आपका सेल्सियस से क्या में बदल दिए फ़ारेनहाइट। अगर आपका 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच में सेल्सियस रखेंगे तो फ़ारेनहाइट को कितना कितना डिग्री में रखना पड़ेगा, 86 से फ़ारेनहाइट को बीच में रखना क्या 95 में। ये हो गया आपका क्या ना क्वेश्चन नंबर 9। तो हम लोग कंप्लीट कर ले एक्सरसाइज 12 पॉइंट क्या ना 5। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज क्या ना 13 में। आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।